अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। ईरान में इनकलाब के 46 साल बाद आज पहली बार ईरान को अपनी तारीख के सबसे खतरनाक चैलेंजेस और आजमाइशों का सामना है। अमरीका और इसराइल की कल ईरान में मुश्तरका कार्रवाई में ईरान के रहबर आला और इमाम खुमैनी के करीब तरीन साथी आयतुल्लाह खमेनी को शहीद कर दिया गया है, जिसके बाद 1979 में इनकलाब ईरान की सूरत में सामने आने वाला शिया मजहबी निज़ाम विलायतुल फ़क़ीह का वजूद खतरे में पड़ गया है। इस तशवीशनाक सूरत हाल में ईरान में जो सियासी खला पैदा हुआ है उसे पुर करने के लिए मुख्तलिफ इकदाम लिए जा रहे हैं, मगर हकीकत में इस वक्त ईरान में सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में सुप्रीम लीडर के सबसे करीबी मुशीर अली शामखानी भी शहीद कर दिए गए हैं। ईरान के आर्मी चीफ अब्दुल रहीम मोसवी की शहादत की भी तस्दीक की जा चुकी है। ईरानी वजीर दिफा अजीज नासिरजादे और पासदारान इनकलाब के सरबराह मोहम्मद पाकपूर भी शहीद हो चुके हैं, जबकि आयतुल्लाह खमेनी के साथ उनकी बेटी, नवासे, बहू और दामाद भी शहीद हो गए हैं। यानी अमेरिका और इसराइल हफ्ते को ईरानी दारुल हुकूमत में कार्रवाई के पहले ही रोज़ और पहले ही हमले में ईरान की सियासी, मजहबी और फौजी क़यादत को निशाना बनाने में कामयाब हो गया है। और यह सब इतनी आसानी और प्रिसिशन के साथ कैसे हुआ, इस पूरे ऑपरेशन की अहम तफसीलात प्रोग्राम में आगे जाकर आपके सामने रखेंगे। वाज़ेह रहे कि ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत पर ईरान भर में 7 रोज़ा तातील और 40 रोज़ के शोक का ऐलान कर दिया गया है। ईरानी शहर मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े पर सियाह परचम भी लहरा दिया गया है, जबकि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की गैर मौजूदगी में ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने सदर का ओहदा संभाल लिया है और ईरानी फ़ौज की जानिब से सुप्रीम लीडर की शहादत का इंतकाम लेने के लिए सख्त जवाब देने की धमकियाँ दी जा रही हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खमेनी की शहादत उनके दफ्तर में हुई। वो हफ्ते को होने वाले इब्तदाई हमलों में उस वक्त शहीद हुए जब वो अपने दफ्तरी फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। अहम बात यह कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने तो कल ही आयतुल्लाह खमेनी की शहादत का दावा किया था, मगर ईरानी मीडिया ने आज सुबह आयतुल्लाह खमेनी की शहादत की तस्दीक की और इनकी शहादत का ऐलान इंतहाई जज्बाती अंदाज में किया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी की शहादत के बाद ईरान के मुख्तलिफ शहरों और पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों में शहरी सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और स्कर्दू में मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने आ गए, जबकि कराची में अमरीकी कौंसल खाने पर धावे के नतीजे में 9 मुजाहिरीन की हलाकत की अफसोसनाक खबरें भी सामने आई हैं। 86 साला ईरानी रहनुमा की शहादत पर मुस्लिम दुनिया में गम और गुस्से की फिजा है और अहम बात यह कि कल से मंजर आम से गायब रहने वाले ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान अब से कुछ देर पहले मंजर आम पर आ गए हैं और उन्होंने अपने खिताब में रहबर आला के नक्शे कदम पर चलने का अज़म जाहिर करते हुए कहा है कि ईरान अमरीका पर हमले जारी रखेगा। इसके अलावा पासदारान इनकलाब के गार्ड्स ने भी सुप्रीम लीडर के कत्ल का इंतकाम लेने का ऐलान करते हुए कहा है कि कातलों को सख्त, फैसला कुन और अफसोसनाक सजा देने का मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। ईरानी जनरल स्टाफ ने कहा है कि अमरीका और इसराइल को पछताने पर मजबूर कर देंगे, दुश्मनों के हथियार डालने तक इमाम खमेनी की राह पर गामजन रहेंगे। दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर ईरान ने मजीद हमले किए तो ऐसी ताकत से निशाना बनाएंगे जो पहले कभी नहीं देखी गई हो। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान का रद्द-ए-अमल हमारी तवक्को से कम रहा, हमने सोचा था कि ये इससे दुगना होगा। ईरान पर हमले के बाद सिफारतकारी कहीं ज़्यादा आसान हो गई है क्योंकि उन्हें बुरी तरह मार पड़ी है। इसके अलावा अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि खमेनी हमारी इंटेलिजेंस और निहायत जदीद ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं सके और ये ईरानी अवाम के लिए अपने मुल्क को वापस लेने का सबसे बड़ा मौका है। सदर ट्रंप ने दावा किया कि हमें इतलात मिल रही हैं कि इनके IRGC, फौज और दीगर सिक्योरिटी और पुलिस फोर्सेस में से बहुत से लोग अब लड़ना नहीं चाहते और हमसे इस्तिस्ना चाहते हैं। उम्मीद है अब वो ईरान के मुहिब वतन लोगों के साथ जम होकर मुल्क को उसकी अजमत की तरफ वापस लाएंगे। अहम बात यह कि आज भी ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों का सिलसिला जारी है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक पिछले 24 घंटों में ईरान पर कम से कम 60 हमले किए गए हैं। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में अब तक 201 लोग जहाँ भाग हो चुके हैं, 750 के करीब जख्मी हैं। जबकि ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी शहर मनाब में लड़कियों के स्कूल पर इसराइली हमले में अमवात की तादाद 148 हो चुकी है। यानी अमरीका और इसराइल के ईरान पर बेदरीग हमले जारी हैं, जिनमें न सिर्फ ईरानी सियासी और फौजी क़यादत निशाना बनी है बल्कि बड़े पैमाने पर आम शहरियों की अमवात भी हुई हैं। जबकि इस पूरी सूरत में सबसे अहम सवाल यह है कि अमरीका और इसराइल आयतुल्लाह खमेनी को कल पहले ही वार में निशाना बनाने में कैसे कामयाब हुए और कुछ ही घंटों के अंदर उनकी शहादत की तस्दीक कैसे हुई। इस हवाले से बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ ने लिखा है कि तेहरान में कंपाउंड पर बमबारी के बाद आयतुल्लाह खमेनी की लाश मलबे से बरामद की गई। उनकी लाश बम के टुकड़ों जख्मों से छलनी थी।
खमेनी की लाश की तस्वीर सदर ट्रंप और इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू को उनके कत्ल के सबूत के तौर पर दिखाई गई। अमरीकी न्यूज़ इदारे एक्सियोस ने लिखा कि हफ्ते की सुबह जब इस्राएली बम तेहरान में सुप्रीम लीडर के कंपाउंड पर गिरे तो उस वक्त वो अपने करीबी मुशीरों के साथ मीटिंग कर रहे थे। वो इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। इस ऑपरेशन की तैयारी दिसंबर के आखिर में उस वक्त शुरू हुई थी जब इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू ने अमरीकी सदर से फ्लोरिडा में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की थी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद सदर ट्रंप 14 जनवरी को ही ईरान पर हमले का हुक्म देने वाले थे, लेकिन आखिरी लम्हे में उन्होंने फैसला बदल दिया और अगले चंद हफ्तों में मोसाद के डायरेक्टर ने 2 बार वाशिंगटन का दौरा किया। उसके बाद इस्राएली फौजी इंटेलिजेंस के सबरा और इस्राएली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ ने भी वाशिंगटन का दौरा किया। ये सब मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और रोरिंग लाइन की तैयारी की गई और जिनीवा में होने वाले मुज़ाकरात से एक हफ्ता पहले ही 28 फरवरी का दिन हमले के लिए तय कर लिया गया था। लेकिन इसराइल और अमेरिका को यह मसला दरपेश था कि खमेनी को इस ऑपरेशन का शक ना हो। अगर शक हुआ तो वो ज़ेरे ज़मीन चले जाएंगे। एक इस्राएली इंटेलिजेंस अफसर के मुताबिक एक्सियोस ने अपनी एक खबर में पहले ही खमेनी को कत्ल करने का इम्कान का जिक्र किया दिया था, जिसने ऑपरेशन के मंसूबे साजों को तो परेशान किया था। लेकिन इस खबर के बावजूद ईरानी रहनुमा अपनी मामूल की सरगर्मी में कोई तब्दीली नहीं लाए। एक्सियोस की खबर के मुताबिक जब अमरीकी मुज़ाकरातकार जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जुमेरात को जिनीवा गए तो उन्हें पहले ही शक था कि कोई मुआहिदा नहीं होने वाला है। फिर भी वो मुलाकात के लिए गए ताकि ईरान को ये गुमान हो कि सफारतकारी अब भी जारी है। एक अमरीकी ओहदेदार ने एक्सियोस को बताया कि मुज़ाकरात के दौर के बाद सदर ट्रंप को बताया गया कि ईरान सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहा है, मुआहिदे के लिए उनकी तजवीज़ में कोई संजीदा बात नहीं है। जिनीवा मुज़ाकरात के बाद ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी हमले को मौखर कराने की कोशिश की, मगर सदर ट्रंप पहले ही हमला करने का फैसला कर चुके थे। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते की सुबह सुप्रीम लीडर खमेनी ने अमरीकी और इसराइली मनसूबा साजों के अंदाजे के ऐन मुताबिक हस्बे मामूल अपने मुशीरों की मीटिंग बुलाई। उसी वक्त तेहरान में ईरानी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस हुकाम की 2 और मीटिंग्स भी चल रही थी और चंद मिनट बाद तीनों मकामात पर एक साथ हमला कर दिया गया। इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ईरान पर हमले से कुछ वक्त पहले आयतुल्लाह खमेनी का दुरुस्त मकाम मालूम कर लिया गया था। ऑपरेशन से वाकिफ लोगों के मुताबिक CIA कई महीनों से आयतुल्लाह खमेनी की निगरानी कर रही थी और इनके मकामात और मालूमात के बारे में ठोस इन्फॉर्मेशन हासिल कर चुकी थी। फिर एजेंसी को यह भी मालूम हो गया था कि हफ्ते की सुबह तेहरान के मरकजी इलाके में वाक़ एक कंपाउंड में आला ईरानी हुकाम की मीटिंग होगी। सबसे अहम बात यह थी कि CIA को यह भी पता चल गया था कि सुप्रीम लीडर खुद भी वहां पर मौजूद होंगे। ये अमेरिका और इसराइल के लिए नई मालूमात थी और इस इंतहाई अहम मालूमात से फ़ायदा उठाने के लिए हमले के वक्त पे भी तब्दीली की गई। रिपोर्ट के मुताबिक असल मंसूबा रात के अंधेरे में हमला करने का था, लेकिन हफ्ते की सुबह तेहरान के सरकारी कंपाउंड में होने वाली मीटिंग की इत्तला मिलने के बाद हमले के वक्त में तब्दीली का फैसला किया गया। यह रहनुमा उस जगह मिलने वाले थे जहां ईरानी सदर का दफ्तर, सुप्रीम लीडर का दफ्तर और ईरान की कौमी सलामती कौंसिल के दफातर वाक़े हैं। ऑपरेशन का आगाज़ इसराइल के वक्त के मुताबिक तकरीबन सुबह 6 बजे हुआ। इस हमले के लिए निस्बतन कम तैयारों की ज़रूरत थी, लेकिन वो तवील फासले तक मार करने वाले और हाईली एक्यूरेट म्यूनिशन से लेस थे। तैयारों की उड़ान भरने के 2 घंटे और 5 मिनट बाद तकरीबन सुबह 9:40 पर तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों ने कंपाउंड को निशाना बनाया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर को इंतहाई तेज़ी से निशाना बनाने से मालूम होता है कि दोनों ममालिक ने ईरान क़यादत के बारे में ख़ास तौर पर पिछले साल की 12 रोज़ा जंग के बाद गहरी मालूमात हासिल कर ली थी, जबकि ईरानी रहनुमा जंग की तैयारी के वाज़े इशारों के बावजूद खुद को महफूज रखने के लिए मुनासिब एहतियाती इक़दाम करने में भी नाकाम रहे। खुफिया मालूमात से बाखबर अफराद के मुताबिक CIA ने आयतुल्लाह खमेनी के मकाम के बारे में इंतहाई दुरुस्त मालूमात इसराइल को फराम की थी। बहरहाल 1989 में रूहुल्लाह खुमैनी के इंतकाल के बाद ईरान के रहबर आला बनने वाले आयतुल्लाह खमेनी की शहादत के साथ ईरान में एक अहद का इख्तिताम हो गया है। वो तकरीबन 3 दिहाइयों तक ईरान में बरसरे इक़्तिदार रहे। 1939 में ईरान के शुमाल मशरक़ी शहर मशहद के एक मजहबी ख़ानदान में पैदा होने वाले खमेनी रहबर आज़म रूहुल्लाह खुमैनी के करीब तरीन साथियों में से एक थे। वो ईरानी सुप्रीम लीडर बनने से पहले मुल्क के सदर भी रह चुके हैं। बतौर सुप्रीम लीडर 36 साल दौर में ईरान ने इब्तदाई तौर पर फ़ौजी और मुआशी आजमाइशों का सामना किया, मगर अमरीका के अफगानिस्तान और इराक पर हमलों के बाद खित्ते में ईरान के असर व रसूख में इजाफा हुआ। मगर अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? खमेनी की शहादत के बाद ईरान की क़यादत कौन करेगा? ईरान के आइन के मुताबिक सुप्रीम लीडर के इंतकाल के बाद 3 लोगों की कौंसल मुल्क का इंतजाम संभालेगी, जिसमें ईरानी सदर, अदालत के सबरा और निगबान शूरा के एक फ़कीह शामिल होते हैं, जबकि नए रहबर आला का इंतखाब 88 रुकनी मजलिस रहबरी करती है।
मगर ये इंतखाब कब होगा इसकी तारीख सामने नहीं आ सकी है। BBC के मुताबिक अली खामेनी की ज़िंदगी में बाज़ लोगों का ख्याल था कि उनके नज़दीक दो अहम उम्मीदवार हैं, जिनमें उनके बेटे मुश्तबा खामेनी और अदलिया के सबरा इब्राहिम रईसी शामिल थे, मगर इब्राहिम रईसी 2024 में एक हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बाक हो चुके हैं। इसलिए अब देखना होगा कि मजलिस रहबरी इस बारे में कब और क्या फैसला करती है। बहरहाल जंग में इब्तदाई धचकों के बावजूद ईरान के खलीजी ममालिक और इसराइल पर जवाबी हमले जारी हैं। कल रात से ईरान के दुबई में बुर्जुल अरब, अबू धाबी एयरपोर्ट और बहरीन की एक रहायशी इमारत पर ड्रोन और मिसाइल हमलों के मनाजिर सामने आ चुके हैं, जबकि इमाराती हुकाम के मुताबिक इन हमलों में 3 शहरी हलाक हुए हैं। इसके अलावा ईरान के हमले में इसराइली शहर बैत शमेश में 9 इसराइली शहरी हलाक हुए हैं, जबकि अब से कुछ देर पहले पासदारान इनकलाब ने यह दावा भी किया है कि उसने 4 बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन को भी निशाना बनाया है। दूसरी तरफ इसराइल और अमरीका ने भी पिछले 24 घंटों में तेहरान पर 60 हमले किए हैं। सूरत हाल किस तरफ जा रही है, इस पर हम मजीद बात भी करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमले किए, ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी जारी है, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि ईरान में अब ट्रांजिशन ऑफ पावर कैसे होगा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर अमूर मशरिक़ वस्ता मंसूर जाफर साहब, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं जॉन हुसैन साफ़ी हैं और हमें तेहरान से ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जॉन, पहले आप बताइएगा, क्योंकि कल से अमेरिका और इसराइल और वेस्टर्न मीडिया की तरफ से तो ये कहा जा रहा था कि आयतुल्लाह खamenei को शहीद कर दिया गया है जो हमले कल सुबह हुए, लेकिन ईरानी मीडिया ने इसकी तस्दीक आज सुबह की है। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि ईरान के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे भी हो रहे हैं, लोगों में गम और गुस्सा भी है। आप बताइएगा कि क्या एग्जैक्टली सेंटिमेंट आप देख रहे हैं इस वक्त वहाँ पर? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शहजाद। हमें भी यही इन्फॉर्मेशन थी, कल रात तक यही बोला जा रहा था ऑफिशियल्स की तरफ से, फॉरेन ऑफिस की तरफ से, डिफरेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से कि ही इज़ अलाइव एंड वेल, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अनऑफिशियली भी ऑफिशियल्स कह रहे थे कि ही इज़ अलाइव एंड वेल। तो हम भी यही कह रहे थे ऑब्वियसली, और स्टेट टीवी भी यही कह रहा था, जितनी भी सेमी ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसीज हैं वो सब यही रिपोर्ट कर रही थी। इनफैक्ट फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची साहब ने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि ही इज़ अलाइव एंड वेल हमारे कहने के बाद, और डेप्यूटी जो थे उन्होंने भी यही कहा, और फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने भी यही कहा। बहरहाल बहुत गुस्सा है, बहुत अफसोस है लोगों को यहाँ पे, और जो सेंटिमेंट है अवाम का, जब ये खबर आई स्टेट टीवी की तरफ से, जब ये बताया गया, तो उसके आधे घंटे के अंदर अंदर ही लोग रोड्स पे आना शुरू हो गए। और मैं खुद भी वहाँ गया, मैंने लाइव कवरेज, मैंने फेसबुक से लाइव भी दिखाया कि क्या मनाजिर थे। तो पूरा एक मतलब यू कैन से कि जहाँ जहाँ तक आप देख रहे थे, वहाँ लोग बाहर सड़कों के ऊपर जो है वो घूम रहे थे और गम और गुस्सा का इज़हार कर रहे थे, क्योंकि इनके लिए एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा नुकसान है ईरान के लिए। बहरहाल ये किसी के एक्सपेक्टेशन में नहीं था कि आयतुल्लाह खामेनी को टारगेट करेंगे, और जिस तरीके से हुआ है तो वक्त ही बताएगा कि ये चीज़ कहाँ जाएगी, क्योंकि अवाम बहुत गुस्से में। यहाँ पे लोग अपने जो अहदेदार हैं, जो लीडरान हैं, उनसे भी गुस्से में है कि इनसे झूठ बोला गया इतने टाइम तक, और अमेरिका से भी गुस्से में है कि उन्होंने जो है वो इस तरीके की हरकत की। मंसूर जाफर साहब, आप फरमाइएगा, आपके लिए ये हैरान कुन है कि जो पहला हमला इसराइल और अमेरिका की जानिब से किया गया सुप्रीम लीडर के कंपाउंड में, उसमें जो मजहबी, सियासी और फौजी क़यादत थी, उसको वो निशाना बनाने में कामयाब हो गए। क्योंकि हम तो ये सुन रहे थे कि जो 12 दिन की जंग हुई थी 2025 में, जून 2025 में, उसके बाद ईरान की तरफ से भी कहा जाता था कि हमने उससे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन पहले ही हमले में पूरी टॉप लीडरशिप का शहीद हो जाना, क्या आपके लिए हैरान कुन था ये? देखिए जी, माजी का एक्सपीरियंस देखते हुए तो ये तवक्को की जा रही थी कि ईरान जो है कम से कम अपना जो एक इनसाइडर जॉब जो है उस तरह की मामलात से बचेगा। लेकिन अब जो इतलात सामने आ रही हैं उससे तो यही चीज़ जाहिर हो रही है कि ये भी कोई एक इनसाइडर जॉब ही ख्याल हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो खामेनी साहब की जो शहादत के बाद की जो तस्वीर है वो इमीडिएटली अमेरिका तक जा पहुंची, और डोनाल्ड ट्रंप जैसी शख्सियत जो है वो ये कहती है कि उन्होंने उनकी तस्वीर देखी है जी। तो इससे तो यही अंदाज़ा होता है कि वहाँ पे उस कंपाउंड के अंदर या गिरदोनवा में कोई ना कोई ऐसी चीज़, ऐसा बंदा मौजूद है कि जो तमाम माइन्यूट किस्म की डिटेल और इन्फॉर्मेशन जो है वो भी सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को, अमेरिका के और इसराइल को दे रहा था। और यही वजह है कि इतना प्रिसाइज अटैक जो है, और ख़ास तौर पे जितना मैसिव अटैक किया गया, वो किसी यकीन दहानी, किसी शोर शॉट इन्फॉर्मेशन की बेस पर ही लॉन्च किया गया, कि जिसमें 30 मिसाइल जो हैं वो एक कंपाउंड पर दागे गए, जिसके नतीजे में इतनी बड़ी कैजुअलिटी, उनके अपने फैमिली फिगर्स, खुद वो, उनकी अपनी शख्सियत और दीगर जो उनके साथ जिम्मेदारान थे वो इस वाक़े में शहीद हुए। तो इसमें लग रहा है कि इस वक्त ईरान को जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है इंटरनली, वो इंटेलिजेंस का फेलियर का है, क्योंकि जितने बड़े पैमाने पे वहाँ पे मोसाद की
और CIA की इन्फिल्ट्रेशन फील हो रही है, वो माजी में आपको उस नाम नहाद अवामी एहतजाज के मौके पर भी देखने को मिली, कि जहाँ पे खुद CIA के एजेंट्स जो हैं वो मोसाद के लोगों को वहाँ पे असला तकसीम करते देखे गए, जिन्होंने फिर मसाजिद को आग लगाई, इमाम बारगाहों को आग लगाई। ये वो काम है जो कम से कम ईरान का मुसलमान जो है वो किसी सूरत नहीं कर सकता, हुकूमत से चाहे वो कितना ही नाराज हो, क्योंकि ये चीज़ें उनके मजहब और अकीदे से ताल्लुक़ रखती हैं। तो और ये एक लिहाज से लिंक डेवलप होता है। जी मंसूर साहब, ये चैलेंज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये इस लिहाज से भी बड़ा मुश्किल होगा कि अब जो भी क़यादत आएगी कि क्या उन पे भी शक का इजहार किया जाएगा, जैसे वेनेजुला पे हमने देखा। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा कि जो भी लीडरशिप अब आएगी, जैसे अभी इन्होंने बताया फिलहाल तो एक काउंसिल है जिसके पास ये जिम्मेदारी है, बट जिसको भी अब सामने लाया जाता है, वी डोंट नो कि वो रजीम में से ही होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें बड़ी अनसर्टेन है, बट ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा। देखिए जी, वो जिस नज़रिए का हामिल होगा वो वली उल फ़क़ीह का नज़रिया है, और ये नज़रिया ईरान के रगो पैवस्त में जो है वो मौजूद है। उनका चाहे जनरेशन Z है, C है, D है, जो भी है, सही है। वो इस नज़रिए का फॉलोवर है और इसका फेथफुल है। यही वजह है कि इस वक्त वो तो समझ रहे थे कि ये बड़े हार्ड लाइनर हैं, खामेनेई साहब, और इनका मंजर आम से हट जाना ज़रूरी है। वो जो उम्र के जिस हिस्से में, इसमें तो इंसान वैसे ही बहुत ज़्यादा, यानी आप कहने कमज़ोरी की तरफ भी माइल होता है और उसकी ओपिनियन में भी बड़ा ठहराव होता है। लेकिन अब जो आने वाली क़यादत होगी, मेरा ख्याल है कि वो रिलेटिवली यूथ होगी, यंग होगी, और उनका जो मेरा ख्याल है नुक्ता नज़र है इस कॉन्सेप्ट के हवाले से, वो अपने पेश रो से ज़्यादा सख्त गिर होगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा अमेरिका के लिए और उन कुव्वतों के लिए कि जो यहाँ पे रिजीम चेंज का ख्वाब देख के उसका एजेंडा उन्होंने यहाँ प्रमोट करने की कोशिश की, और उसके लिए उन्होंने इतना खूनी मैदान जो है वह सजाया है। तो इस वक्त जो सड़कों पे मुजाहरे, जैसे जॉन साहब ने जिक्र किया, वो इस बात की निशानदेही है कि जो छोटा मोटा फ्रैक्चर सोसाइटी के अंदर दिखाई भी देता था वो भी जल हो गया है। वो दोबारा से एज ए इंगेजिंग होल जो है आपको सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं, और आज भी वहाँ पे मर्ग बर अमेरिका और मर्ग बर इसराइल के नारे जो है वो इस बात का सबूत है कि जिस रजीम चेंज के नारा या जिस एजेंडा वो नाफिज करना चाहते हैं, अभी तक वो एजेंडा ईरानी अवाम सड़कों पर बाई करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने अमेरिका का और इसराइल का हकीकी चेहरा देख लिया है कि वो मुज़ाकरात का डोर डाल के उनको वहाँ टाइम बाय करके और फिर रातों रात जिस तरीके से बुज़दिलाना अंदाज में ये कार्रवाइयाँ करते हैं, उसके नतीजे में ईरानियों का अज़्म जो है वो नहीं तोड़ा जा सकता। ख़ासतौर पे वो ईरान कि जिसकी तारीख़ है कि जिसने कभी भी किसी फ़ॉरेन एग्रेसर को और किसी फ़ॉरेन पावर को अपनी सरज़मीन पे, अपनी सॉइल पे कदम नहीं जमाने दिया। पूरा ख़ित्ता इस बात का गवाह है कि यहाँ पे बड़ी-बड़ी किंगडम, शेखडम जो हैं वो जिस अंदाज से बनी है वो दुनिया के सामने है। जिस तरीके से खिलाफत मूवमेंट को ख़त्म करके और उसका ऑटोमन एम्पायर का खात्मा करके ये घरौंदे जो बनाए गए हैं, आज वही घरौंदे इस वक्त जो है मट्टी का ढेर साबित हो रहे हैं। और वहाँ पे आप देख रहे हैं कि ज़िंदगी जिस तरीके से बुरे पैमाने पे जो है इस वक्त तितर बितर दिखाई दे रही है, और पूरे का पूरा यानी निज़ाम है। और बिलखसूस ईरान ने जो अपने जो स्ट्रेटेजिक जो चोकिंग पॉइंट्स थे उनको इंगेज करके, उनको इस वक्त एक्टिवेट करके, एक लंबी लाइन है तकरीबन 100-150 ऑयल टैंकर्स की, कि जो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के दूसरी तरफ जो है वो लग चुकी है। और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उसका ट्रेंड आपके सामने है। खुद पाकिस्तान ने तो उसको पहले ही वेलकम कर दिया है कि यहाँ पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के। मैं जॉन साहब आपसे भी जानना चाहूँगा कि जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है, ट्रांजिशन ऑफ पावर है, वो आप स्मूथली होता हुआ देख रहे हैं, और ये जो निज़ाम या नज़रिया है वलीयतुल फ़क़ीह का वही जारी रहेगा, या जैसे अमेरिका की ख्वाहिश हो कि कोई और निज़ाम आ जाए, रज़ा पहलवी साहब आ जाए, इस बात के इम्कानात ज़्यादा हैं? देखिए, रज़ा शाह पहलवी पे तो आई डोंट थिंक कोई भी पॉसिबिलिटी है कि रज़ा शाह पहलवी जो है वो वापस आएगा। यहाँ पे जिस तरीके का रियलिटी में जिस तरीके की सिचुएशन है, आवाम रिगार्डलेस ऑफ द डिफरेंसेस गवर्नमेंट के साथ जो भी उनके मामलात हैं, सुप्रीम लीडर का बहरहाल अपना एक और था, उनका अपना एक सपोर्ट बेस था जो फंडामेंटली फ्रॉम रिफॉर्मिस्ट टू प्रिंसिपलिस्ट दोनों साइड पे उनके लिए सपोर्ट देखा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि एक नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब होगा। बट ऑब्वियसली यू कैन से कि हो सकता है कि बीच में आपको कुछ नजर आए कि यहाँ पे शायद लोग डिसएग्री करें या यहाँ पे प्रोटेस्ट दोबारा शुरू हो जाएं, नजर हो सकता है आ जाएं, लेकिन इसकी लाइकलीहुड बहुत कम है क्योंकि बहुत बड़ा वाकया हुआ है और अभी तो बिल्कुल कोई ऑपोजिशन वॉइस कहीं से भी किसी जगह से जो है वो नजर नहीं आ रही। आफ्टर द ऑफिशियल जो कंफर्मेशन हुई है मार्टरडम की, उसके बाद कोई जो है वो ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। तो आई थिंक निज़ाम तो वही रहेगा, बहरहाल सख्तियां जो हैं वो शायद बढ़ जाएं
अगर सही नहीं किया। जॉन, ये भी फरमाइएगा कि इस वक्त अटैक की सूरत हाल क्या है? कल के अटैक्स के बाद रात को क्या हुआ? इस वक्त क्या कोई एक्सपेक्टेड है या कोई खतरात है कि मजीद बमबारी हो सकती है ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर? और ईरान की तरफ से भी कहा गया था कि सख्त जवाब दिया जाएगा। एज ऑफ नाउ एज वी स्पीक GCC कंट्रीज़ में अभी भी इत्तलात आ रही है कि वहाँ पर भी बमबारी हो रही है। और डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी आपके सामने होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने हमले किए तो इतना सख्त रद्दअमल आएगा जिसका शायद तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। देखिए, खातिमुल अंबिया के जो कमांडर हैं उन्होंने बोल दिया है कि हम हमले नहीं रुकेंगे, देयर विल बी अनइंटरप्टेड अटैक्स। सही है। उसके साथ साथ जो जितना भी ईरान कर सकता है, अब मुझे लगता है कि पोजीशन ऐसी आ गई है क्योंकि इतना बड़ा सानिया आपने एक मुल्क के लीडर को आपने जो है वो कर दिया, असैसिनेट कर दिया दिन दहाड़े, जबकि वो बंकर में नहीं गए, वो रशिया नहीं गए, वो बैठे हुए थे। तो इस तरीके से एक बुजुर्ग आदमी को आपने शहीद किया है और इस पे बहुत ज्यादा गुस्सा है यहाँ पे। मुझे नहीं लगता कि अटैक्स रुकेंगे शहजाद साहब, आई बी वेरी ऑनेस्ट। ईरान के अंदर अगर सिचुएशन की बात करूं तो ईरान की रिटेलिएशन के बाद से अटैक्स की सिवेरिटी एटलीस्ट तेहरान के अंदर जो है वो काफी कम हुई है। ऑल्दो सदर्न रीजन के अंदर जो इनके मिसाइल लॉन्चर हैं और डिस्ट्रॉयर्स जो हैं उनके ऊपर मिसाइल बेसिस के ऊपर जो सदर्न साइड है ईरान की उसके ऊपर टारगेट करने की अटेम्प्ट जो है वो ज्यादा हो गए। बट आई डोंट थिंक दे विल स्टॉप। आई थिंक जितना अब ईरान के पास है वो उतना करेगा और पहले से ही बताया जा रहा था कि लंबी जंग होने वाली है। तो अब आई थिंक ये लंबी जंग ही होगी, बहुत मुश्किल है कि ये रुके। मंसूर साहब, आपको भी यही लगता है? क्योंकि ईरान ने कहा है कि हम हमले जारी रखेंगे। अभी इत्तलात आ रही है कि UAE पे मजीद अटैक्स किए गए हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और नेतन्याहू की तरफ से भी ये धमकियां दी जा रही है कि ये जो है सिलसिला अटैक्स का जारी रहेगा। तो आपको लगता है कि कहीं ये थमेगा, बातचीत का कोई इम्कानात है? लेकिन या फिलहाल जो है आपको भी एक लॉन्ग बैटल नजर आ रही है? ये देखिए जी, ये लॉन्ग बैटल इस हवाले से है कि इस वक्त जो ईरान का रद्दअमल खलीज की तरफ दिखाई दे रहा है, वहाँ पे जो इस वक्त इंटरनली जो बहुत ज़्यादा एहतजाज की सूरत, यानी एक एहतजाज सड़कों पे तो नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से उनके सोशल मीडिया और अरब मीडिया ये बातें दिखा रहा है कि लोग इस हमलों की वजह से बहुत परेशान हैं। और ख़ासतौर पे ये तमाम खलीजी ममालिक इस तरह के एटीट्यूड के आदी नहीं है। ये ईरान और इराक नहीं है कि जहाँ लंबी जंगें देखी हैं इन्होंने, इनके लिए तो बड़ा पीसफुल ये दुनिया की जन्नत बना रखी थी। तो ऐसी सूरत में, और ख़ासतौर पे उससे बढ़कर वहाँ पे जो डायस्पोरा मौजूद है मुख्तलिफ मुल्कों का, एक्सपेट्रेट्स जो यकीनन अपने रिस्क और रोज़गार के सिलसिले में वहाँ पे मौजूद है, तो आज के दौर में आप उन्हें ऑनलाइन कितनी देर काम करवा लेंगे, कितनी देर उनसे वो ख़ासतौर पे जिस नौइयत की सर्विसेज वो देते हैं, हमारा जो लेबर तबका देता है, वो तो बिल्कुल जिसे कहना चाहिए बेरोजगारी के दहाने पर आ जाएगा। लेकिन तो खलीजी ये पूरा मुमालिक जो दबाव है स्टेटमेंट उन जारी मुल्कों कर रहे हैं पे। वो तो ये कह रहे हैं कि हम भी जो है हक रखते हैं रिस्पॉन्ड करने का। आपको लगता है कि उनकी तरफ से भी रिस्पॉन्स आ सकता है क्या? जी, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ एक हैट्रिक है अपने लोगों को इत्मीनान दिलाने के लिए और एक डिप्लोमेटिक बैलेंस क्रिएट करने के लिए। वो ना तो इस पोजीशन में है, और अगर ये करेंगे तो फिर इसका फॉल आउट हकीकी मानों में वो डेंजरस लेवल को टच कर जाएगा जिसके बारे में खदशा जाहिर किया जा रहा था कि वाकई एक तबाही के दहाने पर जो है दुनिया आ जाएगी। अभी आप देखिए कि लिमिटेड स्केल स्ट्राइक्स जो हैं उसकी वजह से दोहा, मनामा, कुवैत, वो वहाँ पे चीखो पुकार जारी है। तो अगर वहाँ से अटैक कर दिया जाएगा ऐसी सूरत, तो जितने बड़े पैमाने पे खुद उनको ज़ाती तौर पे, यानी आप देखिए ये तमाम ममालिक जो हैं इनके यहाँ तो कोई ऐसी इंडस्ट्री या पैदावार नहीं है, सर्विसेज देने वाले ममालिक हैं, सियाहत के हवाले से मशहूरी है इनकी। तो ऐसे में जब पीस ऑफ माइंड नहीं होगा, वहाँ पे लोगों के होटलों पे बम गिर रहे होंगे, तो फिर इनकी अपनी इकोनॉमी कहाँ जाएगी? और दूसरा ये है कि इन्होंने भी तो अपना तेल और गैस इसी अबनाए हुर्मुज़ के जरिए बेचनी है, तो लिहाजा उसको खुलवाने के लिए इन्हें अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। इन्हें उस अमेरिका और इसराइल पर दबाव बढ़ाना पड़ेगा ताकि ईरान की जान खलासी हो सके और ईरान अपने इस सदमे को अपनी कुव्वत में बदल सके, बजाय ये कि वो एक रिवेंज का शिकार होके दुनिया को इस वक्त तबाही और बर्बादी जो है उसके दहाने पे ले जाए। मंसूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन। साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तेहरान से आपने हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अफगानिस्तान की पाकिस्तान में दरअंदाजी हमलों और दहशतगर्दों की पुशपनाही के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान का ऑपरेशन गज़ब लिल हक तीसरे रोज भी जारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर की जानिब से ऑपरेशन गज़ब लिल हक की जारी की जाने वाली ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक अब तक इस ऑपरेशन में 415 तालिबान हलाक और 580 तालिबान जख्मी हुए हैं। इसके अलावा ऑपरेशन के दौरान तालिबान की 182 चेक पोस्टें तबाह कर दी गई हैं, जबकि 31 पोस्टें पाकिस्तानी अफवाज ने अपने कब्जे में ले ली हैं। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक अफगान तालिबान के 115 टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और आर्टिलरी गन्स मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई हैं। इसके अलावा ऑपरेशन में अफगानिस्तान में 46 मकामात को कामयाबी से निशाना बनाया गया है, जबकि सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज सरहद पर अफगान तालिबान की जारियत का मौसर जवाब दे रही है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक भी अभी जारी है और अहदाफ के हसूल तक जारी रहेगा। पाक अफगान अमूर
और जंगी सूरत-ए-हाल पर नजर रखने वाले सहाफ़ियों ने ज़राए के हवाले से रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान ने बगराम एयरबेस के एक हिस्से पर भी बमबारी की है, जिसकी अफगान मीडिया पर भी खबरें मौजूद हैं। ताहम पाकिस्तान या अफगानिस्तान में से किसी ने सरकारी तौर पर बगराम एयरबेस पर पाकिस्तानी तैयारों की बमबारी की तस्दीक नहीं की है। इसके अलावा सहाफ़ती ज़राए के मुताबिक काबुल और बगराम में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और इब्तदाई तौर पर अफगान अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दावा किया था कि ये आवाज़ें धमाकों की नहीं हैं, बल्कि अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी तैयारों पर फायर किए गए एंटी एयरक्राफ्ट हथियारों के इस्तेमाल की हैं। दूसरी तरफ अफगान वज़ारत दिफा का दावा है कि रात अफगानिस्तान ने पक्तिका, कंदहार, खोस्त और नंगरहार में मज़ाहमत की है, जबकि अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तान के जानी और फौजी नुकसान का दावा भी किया है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, और इसके अलावा तज्ज़िया हासिल करेंगे हसन खान साहब से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जाहिद महमूद साहब, सबसे पहले आप बताइएगा, सिक्योरिटी ज़राए कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा जब तक हम अपने अहदाफ का हसूल नहीं कर लेते, लेकिन बताइएगा पिछले 3 दिन से जो ये हम अफगानिस्तान की एग्रेशन का जवाब दे रहे हैं, किस हद तक आपको लगता है कि अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने में हम कामयाब हो सकें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान ने ये जो कंसिस्टेंसी के साथ अभी ये जो पॉलिसी अपनाई है, इसको कोई टाइम लाइन देना इट्स नॉट पॉसिबल जी। ये एसिमेट्रिक वॉर है, नॉन स्टेट एक्टर्स की वॉर है, और वहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर्ड स्टेट तो है नहीं जो अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस तरह के एक्ट्स कर रही हो। वहाँ पे भी हमें पता है कि नॉन स्टेट एक्टर्स की एक हुकूमत है जो प्रॉक्सीज बने हुए हैं अपने स्पॉन्सर्ड स्टेट इंडिया के, तो वो तो उनको डिफरेंट टारगेट्स और डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स मिलते रहेंगे। तो प्रोबेबली पाकिस्तान भी फिर उसके साथ साथ अपने रिस्पांस को एडजस्ट करेगा और देता रहेगा। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए जानना और समझना जरूरी है, कि पाकिस्तान हैज इन प्रिंसिपल डिसाइडेड कि पाकिस्तान के अंदर भी कोई भी एक्ट ऑफ टेरर होगा, कोई भी इस तरह की चीज होगी, तो उसका रिस्पॉन्स चाहे अफगानिस्तान के अंदर देना पड़े, चाहे पाकिस्तान के अंदर देना पड़े, फॉर दैट मैटर जहां पे भी जब वो एलिमेंट्स मौजूद होंगे पाकिस्तान रिस्पांस देगा। तो जब आपकी ये विल सामने आ जाती है, तो आई थिंक देन देयर शुड बी मच ऑफ डिस्कशन कि ये कब तक जारी रहेगा, कब अहदाफ पूरे कर लेंगे। ये लॉन्ग ड्रॉन सिस्टम्स होते हैं जी, वॉर्स होती हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, पैदा होते रहते हैं, निकलते रहते हैं। आपने उनकी विल तोड़नी है, आपने उन पे पॉलिसी कैप्चुलेशन लगानी है कि स्टॉप हार्बरिंग, स्टॉप सपोर्टिंग दीज एलिमेंट्स जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। आपने इस लिंकेज को तोड़ना है। तो दैट इज, जब आपकी पॉलिसी आपकी कामयाब हो जाएगी, आप देखते हैं कि वहां पे सीरियस चेंज आ गया है, एंड वो कन्फेस तो करते हैं हर चीज को, लेकिन फिर उस पर अमल करते ही उनको प्रॉब्लम्स होती है। तो दैट इज अ बिग इशू। राइट। और आप भी बताइएगा हसन साहब, एक तो ऑपरेशनली जो हमने टारगेट किया है जगहों को, उसमें ये भी बात आ रही थी कि बगराम एयरबेस के कुछ हिस्से पे भी बमबारी की है, किस हद तक इसकी सदाकत हो सकी है ये भी। और दूसरा ये भी बताएगा, कल अहदाफ के हवाले से जब तलाल चौधरी साहब से हमने शो में बात की, तो तलाल साहब कह रहे थे कि हमने जो है ना उनका बिहेवियर चेंज करना है, हम उनका डीएनए चेंज करेंगे और उनको बताएंगे कि जिस तरीके से आप ऑपरेट करते हुए आए वो तरीक़ेकार अब चल नहीं सकता। आपको लगता है अफगानिस्तान जिसकी अपनी एक बड़ी तारीख है लड़ाई लड़ने की, कि इस किस्म का बिहेवियरल चेंज हम ला सकते हैं? देखिए शहजाद भाई, मेरे ख्याल में डेफिनेटली ये तो हकीकत है कि कोई भी मिलिट्री एक्शन जो होता है उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। बगैर ऑब्जेक्टिव्स के कोई मिलिट्री एक्शन नहीं होता। वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, वो सिक्योरिटी या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। ये जो स्पेसिफिकली गज़ब लिल हक है, एक तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है पाकिस्तान को, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान जो है वार इनिशिएट नहीं कर सकता था। अभी आपने देखा कि 26 तारीख को तालिबान ने ख़ुद पाकिस्तान के तकरीबन 53 जो बॉर्डर पोस्ट है उस पर हमला किया और पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। अभी पाकिस्तान का नो डाउट जो हमारा रिस्पांस है वो डिस्प्रोपोर्शनेट है उनका जो था, और ये अब वी हैव द राइट टू डू, पाकिस्तान हैज़ द राइट टू डू दैट। अभी जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ एक ही है, वो ये है टू डेटर द टेररिस्ट, के जो दहशतगर्द है उनको डेटर करे कि वो अफ़गान और स्पेशली अफ़गान तालिबान को, इन दहशतगर्द नेटवर्क्स को ये मौका ना दे कि वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे। मेरे ख़्याल में बियॉन्ड दिस
इससे आगे मैं जितना मैं देख रहा हूँ या जितना ऑब्जर्व कर रहा हूँ गुज़िश्ता साल 1.5 साल से पूरी सिचुएशन को, तो एक ही मकसद है, और जितनी मेरी इंटरेक्शन हुई है पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर से या मिलिट्री लीडर से, तो यही है कि हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो ये है अफ़गानिस्तान में कि टीटीपी जो है हमारे ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल ना करे। मेरे ख़्याल में ये ओनली ऑब्जेक्टिव है। और इस ऑब्जेक्टिव को अभी अगर हम देखें तो आज से 4-5 दिन पहले जब आप अफ़गान मीडिया को और सोशल मीडिया को अगर आप जी। फॉलो करते, तो वहाँ पे वॉर मॉन्गरिंग हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बड़े खुश है कि वो जाके, कोई कह रहा था कि मैं रात में अटक तक जाऊँगा, दूसरा कह रहा था कि मुझे 2 दिन दे दे तो एक दिन मैं पेशावर, दूसरे दिन मैं क्वेटा लूँगा। अब वो मुकम्मल खामोशी तारी हो गई है। रिवर्सली जो हमें जो फ़ायदा हो रहा है शहज़ाद, वो ये हो रहा है कि अफ़गान तालिबान पे अभी तक वो इसको एज़ ए सीडो नेशनलिस्ट के तौर पर, नेशनलिज़्म के इशू के तौर पर ले रहे थे कि ये अफ़गानिस्तान पे हमला हुआ है। अब ग्रेजुअली वॉइसेस जो है, ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान को मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है कि आप लोगों की वजह से ये टीटीपी का जो मसला है, जिस तरह पहले आप लोगों ने अल-कायदा पे जो है जी। पूरे अफ़गानिस्तान को 20 साला जंग में जो है धकेल दिया था, अब टीटीपी के लिए एक बार फिर आप अफ़गानों का जो है, अफ़गानों को कुर्बानी का बकरा बना रहे हो। तो मतलब ये है कि जब तक, मैं समझता हूँ कि जब तक अफ़गान तालिबान पे इंटरनल प्रेशर ना हो, लोगों से भी और इनकी अपनी जो रैंक्स एंड फाइल्स है या लीडरशिप है, उनसे ना हो, तब ये डेटरेंस जो हम चाहते हैं ये नहीं हो सकता है। सही। लेकिन अब वो आवाज़ें आनी शुरू हो गई है। और जाहिद साहब ये भी फरमाइएगा, ऑपरेशनली अब ये पाकिस्तान के लिए मजीद कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमने देखा कि ईरान पर भी हमला किया इसराइल और अमेरिका ने, वहाँ पे सिचुएशन इस वक्त बड़ी गैर यकीनी है, सूरत-ए-हाल बिगड़ती है तो हमारा जो बलूचिस्तान का एरिया है वहाँ पे एक स्पिल ओवर हो सकता है। तो ये कितना बड़ा अब चैलेंज है, और क्योंकि सिफारती और सियासी तौर पे भी हम ईरान में जो हमला हुआ उसकी भी मजम्मत कर रहे हैं, बट हम अमेरिका के साथ में हम अलाय भी हैं, बोर्ड ऑफ पीस का भी हिस्सा है, ये ओवरऑल सिचुएशन कितनी कॉम्प्लेक्स है पाकिस्तान के लिए? साथ देखिए, पाकिस्तान के लिए सिचुएशन तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। आई मीन कि कैश 22 है, हमारी एक पार्टनरशिप, अच्छे रिलेशनशिप प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ भी चल रहे हैं और ईरान के साथ भी हमारा एक बड़ा प्रिंसिपल स्टांस है। आई थिंक पाकिस्तान ने बड़ा बैलेंस एक्ट किया है। जो रात को सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी स्पीच हुई है, दैट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स आवर सिचुएशन। स्पिल ओवर इफेक्ट्स इसके बिल्कुल आएंगे, लेकिन ऑलरेडी हम वेस्टर्न बॉर्डर और ईस्टर्न बॉर्डर दोनों को मैनेज कर रहे हैं। तो आई थिंक इनकी जो मैनेजमेंट है उसको हमें इम्प्रूव करना होगा, उसी को सॉलिडिफाई करना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कॉन्टिजेंसीज आर देयर। पाकिस्तान का एज फार एज मिलिट्री रिस्पॉन्स इज कंसर्न टू द सिचुएशन, या जो स्पिल ओवर इफेक्ट ईरान से भी आ सकते हैं, उसके लिए हम बैलेंस है, कोई ऐसी बात नहीं है। आई थिंक बट अगेन आई वुड से कि जो सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, जो आगे बढ़ेगी ईरान के अंदर, वो हम देखते हैं कि अभी जैसे पाकिस्तान में आज एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुई है, ये इफेक्ट भी तो ईरान की सिचुएशन से ही आया है। तो इस तरह की चीजें इंटरनली हो सकती है। बहरहाल बॉर्डर मैनेजमेंट, जो जहां तक हमारी आर्म फोर्सेस का ताल्लुक है, या जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो बॉर्डर को मैनेज कर रही हैं, उधर के जो स्पिल ओवर इफेक्ट्स है उनको डील करने के लिए बिल्कुल बैलेंस है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अपना काम करती रहेंगी। सही। हसन साहब, आपने जो सूरत हाल बताई कि पहले वहाँ से बड़ी वॉर मॉन्गरिंग हो रही थी, लेकिन अब खामोश है, उनका जो सोशल मीडिया भी है, ज़रा ऐसे बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक कंसर्न है लोगों का वो ये है कि क्या दाखिली सतह पे बहुत बड़ा रिएक्शन आ सकता है टीटीपी की तरफ से? उन लोगों ने फतवे भी जारी किए हैं, अब तक तो कोई बड़ा ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है, तो क्या ये समझा जाए कि अभी ये हो सकते हैं इस तरह के वाकयात, और हम कितना प्रिपेयर्ड हैं, या आपको लगता है कि उनकी जो सकत है, कुव्वत है, वो हमने काफ़ी हद तक ख़त्म कर दी है? देखिए शहजाद भाई, जिस दिन ये कार्रवाई हुई लास्ट संडे को, एक तो आज संडे है, लास्ट संडे को जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स किए और उसके बाद ये जो रिटेलिएट किया 26 तारीख के बाद, जब उनका हमला हो, फिर पाकिस्तान ने, जिस तरह मैंने कहा, एक डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पांस दिया जो कि हक था पाकिस्तान का, क्योंकि फिर इनिशिएट आपने किया है, फिर आप ये नहीं कह सकते। फौरी तौर पर टीटीपी ने क्या किया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, और उस ऑपरेशन का नाम था तहफ़्फ़ुज़ अमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान। उसके लिए जो है बाकायदा ऑपरेशन लॉन्च किया, और उसी ही रात हमने देखा कि पेशावर में 4-5 जगहों पे हमले की कोशिश की गई, और इसी तरह बनू में, कोहाट में ये कार्रवाई उन लोगों की तरफ से पहले मेरे ख़्याल में वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है मेरे ख़्याल में वो ये है कि हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं और पुलिस है, एक तो वो हाई अलर्ट है, और दूसरा जो अच्छा एक काम हो गया है शहजाद भाई, जिसको हम अभी तक हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, वो ये है कि एक पब्लिक अप्रूवल है
ये पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान में कर रहा है, अगर आप हिस्टोरिकली देखें, पहले जो है लोग इन किस्म के जो पाकिस्तान की इंटरवेंशन होती थी, उस ये तो इंटरवेंशन नहीं, ये तो रिटेलिएशन है। लोग एक डिवाइडेड ओपिनियन आ जाती है। अभी आप खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, बलूचिस्तान में आप देखें, लोगों की एक अप्रूवल है सही। और इसी तरह इंटरनेशनल अप्रूवल भी है। मतलब ये है कि आज अगर हमारे दोस्त है, आप जानते होंगे, समी यूसुफजई, उसने एक पोस्ट किया है, उसमें उसने एक बात की है कि तालिबान को कतर, तुर्की, अरब, सऊदी अरब ने काफ़ी टाइम दिया कि वो टीटीपी के हवाले से कुछ ना कुछ करे। अगर नहीं है तो कन्विंस करे पाकिस्तान को, अगर है तो निकाले, अगर नहीं निकाल सकते कम से कम उनको तो उनके खिलाफ बयान तो दे देना। तो वो ये अभी ये मैं जो कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान से भी आवाज़ें आना शुरू हो गई, हमारी जो इंटरनल है पाकिस्तान में, सही। इधर से भी अप्रूवल है इनके लिए, इंटरनेशनल माहौल भी बना हुआ है। तो इट इज़ अ वेरी यूनिक सिचुएशन है मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए। अगर अभी भी हम नाकाम हुए इसी हवाले से, तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तानी कौम की बड़ी बदकिस्मती होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हसन खान साहब और जाहिद महमूद साहब, आप मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।